जय हिंद साथियों, चहल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो एक और करंट अफेयर की शानदार क्लास में लेकर आया हूं आपके लिए एक एक टॉपिक पे डिटेल में बात करने के लिए, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला टॉपिक आपके लिए क्या आता है बच्चों। देखिए, तो जो हमारा आज पहला टॉपिक है वो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, यानी कि एक ऐसा योजना जो कि बिहार सरकार ने लॉन्च किया था, जो अभी करेंटली न्यूज में है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के नाम से हम जानते हैं। और ये करेंटली न्यूज में क्यों है? क्योंकि कल यानी कि 26 सितंबर 2025 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 75 लाख बिहार की महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए हैं अपने रोजगार के लिए, इसलिए न्यूज में है। चलिए सारी डिटेल देखते हैं, एक एक डिटेल के बारे में बात करते हैं। क्या है ये योजना और क्यों इतना ज्यादा इसके बारे में बातचीत चल रही है? ठीक है बच्चे, चलिए। ओके, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ठीक है। ये 26 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए हैं। इस वजह से ये काफी ज्यादा न्यूज में रहने वाला है। और टोटल कितना पैसा खर्च किया है? 27,500 करोड़ रुपया खर्च किया गया है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा इस योजना के ऊपर, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। ठीक है बच्चे, चलिए अब ये स्कीम के बारे में देख लेते हैं। स्कीम क्या है? ये स्कीम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, यानी महिला सशक्तिकरण की बात करता है। और महिला सशक्तिकरण कैसे? तो महिलाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करके। देखिए, ये जो स्कीम है अगस्त 2025 में नीतीश कुमार ने अनाउंस की थी। ठीक है, अगस्त 2025 में नीतीश कुमार ने अनाउंस की थी, क्योंकि वही भैया वहां के सीएम है। बहुत सारे लोगों ने ये भी मत जुमला बनाया था कि भाई इलेक्शन तब तो नीतीश कुमार करेंगे ही, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। भैया जो भी हो, स्कीम यही है और हमें एग्जाम में यही लिखना है जो कि हमारे सामने है। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा था कि जो डोमिसाइल ऑफ बिहार, यानी बिहार की जो औरतें होंगी, ठीक है, डोमिसाइल ऑफ बिहार, जो बिहार की औरतें होंगी उनको क्या मिलेगा? डोमिसाइल ऑफ बिहार की औरतों को मिलने वाला है 10,000 रुपया ग्रांट के तौर पे। ठीक है, 10,000 ग्रांट मिलेगा। ग्रांट और लोन में फर्क होता है, लोन आपको वापस करना होता है, ग्रांट आपको वापस नहीं करना होता है। ये आपको क्यों मिलेगा? रोजगार के लिए मिलेगा, यानी कि आपके बिजनेस के लिए मिलेगा। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस है एक तरीके से, ये बिजनेस करने के लिए आपको दिया जाएगा, ऐसा नीतीश कुमार ने कहा था। ठीक है, अगस्त में। तो और किसको मिलेगा ये बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये उन महिलाओं को मिलेगा जो कि जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप में एनरोल्ड हैं, उन्हें ही मिलेगा। और बिहार की होनी चाहिए, जिनके माता पिता नहीं हैं या फिर गुजर चुके हैं, या वो किसी ना किसी पे डिपेंड ही हैं, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, उन सारी महिलाओं को ये पैसे दिए जाएंगे। ठीक है बच्चे, चलिए तो अब देखते हैं ये क्या है। एक वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, जो छोटे बिजनेस के लिए लोन नहीं ग्रांट प्रोवाइड करता है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? 18 साल से लेकर के 60 साल की महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं होती हैं। जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो रजिस्टर्ड है उन्हीं को मिलेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? स्वयं सहायता समूह, जैसे बहुत सारी औरतें मिल करके ग्रुप बना लेती हैं, कुछ फंड इकट्ठा करती हैं और उन्हीं फंड से आपस में ही लोन प्रोवाइड करती हैं। ये बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका है आज की डेट में, इसे नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन भी मिल चुका है। तो इसमें जो रजिस्टर्ड है उन महिलाओं को दिया जाएगा ये ग्रांट। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे? कितना? तो 10,000 का डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर दिया जाएगा, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, बीच में कोई मिडलमैन नहीं रहने वाले यहाँ पे। ठीक है, और अगर तो 6 महीने उन महिलाओं ने अच्छे से काम कर लिया, दिखा दिया कि नहीं उन्होंने 10,000 का अच्छा इस्तेमाल किया है, तो उनकी ग्रोथ को देखते हुए आगे इस अमाउंट को 2 लाख तक भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यहां पे थोड़ा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ये 22,000 नहीं है, ये 2 लाख है बच्चों। ठीक है, ये 2 लाख है, याद रखिएगा, 22,000 नहीं है। ठीक है, इधर भी आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये आपका 22,000 नहीं है, 2 लाख है। ठीक है बच्चे, तो उस अमाउंट को 2 लाख के रूप में भी दिया जा सकता है। ठीक है बच्चे,
अब देखिए बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, तो अगस्त 2025 में इसको अनाउंस किया गया था हमारे नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम है उनके द्वारा, महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए, ताकि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो महिलाएं हैं उनका उत्थान हो सके, उनका इंप्रूवमेंट किया जा सके। ठीक है, कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, तो डेफिनेटली इससे हमारा वुमेन एंटरप्राइजेस बढ़ेंगी, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में बूस्ट मिलेगा, बहुत सारी ऐसी महिलाएं अपना बिजनेस कर पाएंगी। कई बार ऐसा होता है कि छोटे बिजनेस करते करते महिलाएं बहुत बड़ी बिजनेस कर पाती हैं, तो इस तरीके की चीजों को यहां पे डेफिनेटली बूस्ट मिलेगा। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी बढ़ेगी महिलाओं की, वो खुद अपना काम करेंगे तो किसी और पे डिपेंड रहने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। इंक्लूसिव ग्रोथ हो रहा है, यानी कि समावेशी विकास हो रहा है। ठीक है, यहाँ के पुरुषों के साथ यहाँ पे औरतें भी काम कर रही हैं, औरतें भी पैसे कमा रही हैं, तो सेल्फ डिपेंडेंट बन रही हैं। उसके बाद सोशल इक्वालिटी तो है, डेफिनेटली मेल फीमेल में हमारे समाज में बहुत पहले से बहुत डिफरेंसेस हैं। मर्दों को बहुत पैसे मिलते हैं काम करने के, उसी काम को करने के औरतों को बहुत ही कम पैसे दिए जाते हैं। इस तरीके की सोशल इनइक्वालिटीज हुआ करती है, तो सोशल इक्वालिटीज को यहाँ पे खत्म किया जा रहा है इस स्कीम के जरिए। ठीक है बच्चे, चलिए, तो ये पूरा स्कीम मैंने आपको समझा दिया है। मैं एक बार छोटा सा आपको रिवीजन दे देता हूं, आप लोग ठीक से इसको याद रखेगा। ठीक है, तो याद रखेगा, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना नीतीश कुमार ने 29 अगस्त 2025 को अनाउंस किया था, जिसमें जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप को महिलाओं को 10,000 रुपए ग्रांट देने का वादा किया गया था, और वही ग्रांट 26 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी ने 10-10 हजार रुपए 75 लाख बिहार की महिलाओं के अकाउंट में डाल के पूरा किया है। और ये क्यों दिया जाता है? ताकि वुमेन एम्पावरमेंट हो सके, सोसाइटी में इक्वालिटी आ सके, और महिला उद्यम यानी कि फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिल सके। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए जो ये इलेक्शन वाला जुमला बार बार आ जाता है ना कि इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, तो इन सारी चीजों की वजह से बहुत सारे मुद्दे हवा में और भी रहते हैं, वो मुद्दे भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक इन्होंने और योजना चलाई थी, ठीक है, कि हर एक पंचायत में हर पंचायत में एक क्या होगा, शादी गृह होगा। ठीक है, हर पंचायत में एक शादी गृह रहने वाला है, याद रखना। ठीक है, इसको मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के नाम से हम लोग जानते हैं, कन्या विवाह योजना के नाम से हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें क्या किया जाएगा कि शादी गृह में महिलाओं, जो लड़कियां होती है हमारी, उनको बहुत ही सस्ते में पंडाल वगैरह दे दिया जाएगा। उसके बाद इन्होंने एक और बम फेंका था 35% का। ठीक है, जो बिहार की डोमिसाइल वाली औरतें हैं, बिहार डोमिसाइल की जो औरतें हैं, उन्हें रिजर्वेशन दिया जाएगा सभी सरकारी नौकरियों में। ये सारे कुछ ऐसी चीजें ना, जैसे कि इलेक्शन आता है ना तो भड़कने लग जाती हैं, बढ़ने लग जाती हैं, क्योंकि डेफिनेटली वोट बैंक तो वोट बैंक है ना भाई, वोट बैंक तो अपने को चाहिए ही होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके की चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। तो चलिए, अभी आप लोगों ने मुख्यमंत्री वाला पूरा देख लिया, क्या क्या सिस्टम है, कैसे कैसे सारी की सारी चीजें मैं आपको बता चुका। ठीक है, आगे देखते हैं प्रधानमंत्री निवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की हम लोग बात यहां पे करेंगे। ठीक है, चलिए, अब ये जो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना है, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं उन्हें घर प्रोवाइड करने के लिए आवास योजना, जाहिर सी बात है, तो यहां पे उनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा? ठीक है, घर प्रोवाइड किया जाएगा। घर प्रोवाइड करने के लिए उनको पैसे दिए जाएंगे, मेन पॉइंट तो ये किया जाता है। ठीक है बच्चे, घर प्रोवाइड। तो चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि एक टारगेट लिया गया है 2029 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित पक्के घर उपलब्ध करवा देना, यानी कि जो भूमिहीन है, यानी कि जो लैंडलेस है, ठीक है, वो है, या फिर जो होमलेस है वो, या फिर जिनके पास कच्चा घर है वो, ये सब एलिजिबल है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर प्राप्त करने के। क्लियर अपन बच्चे, यहां पे याद रखेगा। अब उसमें शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, सभी के सभी इसमें आ जाते हैं, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आपको देखने के लिए मिलेगा। एलिजिबिलिटी कैसे तय की जाती है, एलिजिबल कौन है इस घर के लिए, याद रख लेना। ठीक है, तो बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमी सेंसस, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, याद रखना, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 वाला सेंसस था ना, उसके हिसाब से जो वीकर सेक्शन होगा, ठीक है, उसको ये घर दिए जाएंगे। इसमें होता क्या है, पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको 1,30,000 रुपए दिए जाते हैं घर बनाने के लिए, और जो आपके
प्लेन्स वाले एरिया में रहते हैं उनको 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं घर बनाने के लिए। अब इस फंड का बंटवारा कैसे होता है, तो देखिए जो पहाड़ी क्षेत्र होता है ना, जो आपका पहाड़ी क्षेत्र आएगा उसमें सेंटर देगा 90% और 10% देगा आपका स्टेट। और जो प्लेन वाले एरिया में है ना 60 और 40 का रेशियो चलता है, यानी कि 60% देगा सेंटर और 40% देगा स्टेट। और यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करते हैं तो 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होता है। यूनियन टेरिटरी में जितने भी घर बनेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत में, वो सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा। और यही यहां पे आपको सारी की सारी बात बताई जा रही है। और साथ में आपको एडिशनल फैसिलिटीज भी दी जाएंगी इस योजना के तहत, जैसे कि आपको उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको 12,000 रुपए अलग से दिए जाएंगे ताकि आप लोग टॉयलेट बना सको, टॉयलेट का इस्तेमाल कर सको। स्वच्छ भारत मिशन के तहत, ठीक है, सौभाग्य मिशन के तहत आपको इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा। इस तरीके से आपको अलग अलग मिशन के जरिए अलग अलग तरीके से आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। इसमें नौकरी का भी प्रावधान किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको घर दे दिया गया तो चलो ठीक है भैया आप घर लेके खुश हो जाओ। अच्छा, एक और बात, घर का जो मेजरमेंट है ना वो 10 बाई 10 का तो नहीं है, 5 बाई 5 का तो नहीं है, ऐसा भी तो इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना, ठीक है। तो घर जो होगा ना वो छोटा मोटा घर नहीं आता है आपका, 25 स्क्वायर मीटर का घर आता है, याद रखना, 25 स्क्वायर मीटर का आपको घर देखने के लिए यहाँ पे मिलता है, यानी कि 25 बाई 25 का घर मिलेगा। और रूम की बात कर रहे हैं, किचन अलग से होगा उसमें और टॉयलेट अलग से होगा। टॉयलेट के लिए 12,000 रुपए आपको अलग से दिए जाएंगे। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए, वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी और रोजगार में 90 से 95 दिन का नरेगा में काम भी आपको करने के लिए मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है बच्चे। चलिए अब देखते हैं यहां पे अचीवमेंट क्या है इसकी और टारगेट क्या है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए इन्होंने अभी तक क्या अचीव किया है, गोल 4.95 करोड़ हाउसेस 2029 तक बनाने हैं, जिसमें से 2.82 करोड़ आर कंप्लीट, ठीक है, अगस्त 2025 तक कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से 2.68 लाख जो है ना वो लैंडलेस हैं, यानी कि जिनके पास जमीन तक नहीं थी घर बनाने के लिए, वो लोग हैं यहाँ पे। और उसके बाद देखिए मैंने क्या बताया, जो लोग घर बनाने में लगेंगे ना वो एमजी नरेगा के ही मजदूर होंगे। तो एमजी नरेगा के तहत यहाँ पे 568 करोड़ वर्क डेज का एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया गया है, यानी कि रोजगार भी जनरेट किया गया है। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को दिखाई देने वाली है। और अगर हम सिर्फ 25-26 की बात कर लेते हैं तो 32.9 लाख हाउसेस का हमारा टारगेट है, जिसमें हमने 25.6 लाख को पार कर लिया, अप्रूव कर लिया है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे। अब कैसे समझ में आएगा कि सर ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है सही से चल रहा है, किसको घर मिल रहा है किसको घर नहीं मिल रहा है, कैसे पता चलेगा, इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी कैसे रहेगी, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किए हैं, बहुत सारी ऑनलाइन ऐसी सुविधाएं दी हैं जिससे आप लोग पता कर सकते हो, एक एक इंफॉर्मेशन ले सकते हो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत, ठीक है, के इंफॉर्मेशन के बारे में, जैसे कि आवास सॉफ्ट वेबसाइट एंड आवास प्लस एप्लीकेशन 2024, ठीक है। ये दो ऐसे आपके ऑनलाइन पोर्टल हैं, जैसे कि आवास सॉफ्ट वेबसाइट है एक तो, और दूसरा आवास प्लस एप्लीकेशन 2024 है। इसमें आप अगर घर के लिए अप्लाई करते हो तो आपका एप्लीकेशन कहां पहुंचा, आपका एप्लीकेशन कहां तक नहीं पहुंचा, रिजेक्ट हुआ, सिलेक्ट हुआ, वो सारा का सारा प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जियो टैगिंग का मतलब क्या होता है, पूरा कहां कहां पे घर बन रहे हैं, कहां कहां पे नहीं बनेंगे, कहां कहां पे बनाई जाएंगी। आप देखना बहुत सारी मल्टियां बनती है, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनती है, उसमें फ्लैट्स अलॉट कर दिए गए, तो किस किस एरिया में किए गए हैं जियो टैगिंग के जरिए आपको पता चल जाएगा, ठीक है बच्चे। उसके बाद आधार डीबीटी का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, यानी कि जो भी पैसा होगा ना बीच में बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा बेनिफिशियरी के, जिसको घर दिया जा रहा है 1,20,000 1,30,000 जो भी अमाउंट है डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एआई चेक फॉर फेयरनेस, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपका फेस रिकॉग्नाइज किया जाएगा, पहचाना जाएगा, देखा जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी आंखों की रेटिना वगैरह को स्कैन करेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने यहां पर भी घर ले लिया, वहां पर भी घर ले रहे हो, 2-3 बार आपने अप्लाई कर लिया, आप डॉक्यूमेंट 2-3 बार बना सकते हो, आंखों की रेटिना कैसे चेंज करोगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि यहां पे फ्रॉड ना हो सके। क्लियर है। उसके बाद 2.97 लाख मिस्त्रियों को तैयार किया गया है इस काम के लिए। भाई एमजी नरेगा में काम देंगे ना भाई, तो मिस्त्री चाहिए, तो मिस्त्रियों को ट्रेनिंग भी दी गई। उनमें से बहुत सारे मिस्त्री तो इतने ट्रेंड हो चुके हैं कि वो फॉरेन तक जा चुके हैं, अब्रोड में जॉब पा रहे हैं, ठीक है। अगर कंक्लूजन देखें, कंक्लूजन में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना
इंश्योर करता है कि जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उनको कम किया जा सके, जॉब्स क्रिएट की जा सके, इक्वालिटी लाई जा सके सोसाइटी में, सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास होता रहे लगातार थ्रू सिक्योर हाउसिंग, और हाउसिंग के जरिए सारी चीजें होती रहे। ठीक है बच्चे, चलिए ये पूरा आपके पास पूरा आर्टिकल मैंने आपको बता दिया है, सारी की सारी चीजें एक बार छोटा सा रिवीजन में आपको बता देता हूं। ठीक है बच्चे, चलिए तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो है शुरुआत की गई थी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत ही वीक है इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से, उनको घर प्रोवाइड करने के लिए। पहाड़ी क्षेत्रों में दिए जाते हैं 1,30,000 रुपए, और प्लेन्स एरिया में दिए जाते हैं 1,20,000 रुपए, 20,000 रुपए, यह बात आप लोग याद रखना। ठीक है, और इसका बंटवारा, फंड का बंटवारा कैसे किया जाएगा, याद रखिएगा, जो पहाड़ी क्षेत्र होने वाला है ना, तो पहाड़ी क्षेत्र में जो फंड का बंटवारा किया जाएगा वो 90 और 10 के रेशो में किया जाएगा, यानी 90% सरकार देने वाली है और केंद्र सरकार देने वाली है, और 10% आपका स्टेट गवर्नमेंट देने वाली है। प्लेन वाले एरिया में यही रेशो 60 और 40 का हो जाता है, यानी कि 60% केंद्र सरकार देने वाली है और 40% आपका स्टेट गवर्नमेंट देने वाली है। और अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो 100% पूरा का पूरा कौन फंड करने वाला है यहां पे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करने वाली है यहां पे। क्लियर पॉइंट बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे देख लेते हैं आगे की क्या क्या चीजें हैं कहानी। चलिए अब देखते हैं लार्सन एंड टर्बो, ठीक है, एंड बीईएल कंसोर्शियम जॉइंस एएमसीए प्रोजेक्ट, यानी लार्सन एंड टर्बो और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंसोर्टियम एएमसीए परियोजना में शामिल हुए। ठीक है, सबसे पहले तो देखते हैं कि एएमसीए परियोजना है क्या। ठीक है, तभी तो बोलेंगे ना कि हाँ भैया इसमें शामिल किया गया। तो याद रखिएगा एएमसीए एडवांस मीडियम, ठीक है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। क्लियर है बच्चे, ये एक हमारी जो कंपनी है जिसको हम लार्सन एंड टर्बो और बीईएल बोलते हैं, ये दो कंपनियों ने मिलकर बिडिंग किया है। ठीक है, जब भी देखिए कोई ऐसा एयरक्राफ्ट वगैरह बनाने की बात आती है तो डीआरडीओ क्या करता है, डिजाइन तैयार कर देता है। डीआरडीओ क्या करता है, डिजाइन तैयार करके दे देगा। ठीक है, और उसके डिजाइन तैयार करने के बाद क्या होता है, उस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए कंपनियों की बोली लगाई जाती है। तो यहां पे अभी एक एयरक्राफ्ट डिजाइन किया गया है जिसका नाम क्या है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी कि एएमसीए। क्लियर है, अब इस एयरक्राफ्ट को डिजाइन तो कर दिया गया है लेकिन इसके प्रोडक्शन के लिए कंपनियों की बोलियां लगी हैं। तो यहां पे दो कंपनियों ने बोली लगाई है, पहली बार साझेदारी में आकर के, पार्टनरशिप में आकर के 50-50% का कंसोर्टियम यहां पे आपको शो किया जाएगा। और कौन सी कंपनियां हैं, लार्सन एंड टर्बो और बीईएल, ये दोनों ही भारत के लिए रक्षा उपकरण बनाती हैं ये कंपनियां। ठीक है, लार्सन एंड टर्बो की बात कर लेते हैं तो ये 1938 में बनाई गई थी। ठीक है, और उसके बाद बीईएल की बात कर लेते हैं तो ये आपका 1954 में बनाया गया था, और ये पब्लिक सेक्टर यूनिट की कंपनी है और नवरत्न में भी शामिल है। ठीक है, ये दोनों मिलकर के 50-50% के लिए बिड की है क्या बनाने के लिए, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एएमसीए बनाने के लिए। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे, चलिए। और ये न्यूज में ज्यादा इसलिए है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्राइवेट कंपनी को मौका दिया जा रहा है कोई डिफेंस इक्विपमेंट बनाने का। प्राइवेट का मतलब क्या है, ये लार्सन एंड टर्बो जो आपका प्राइवेट कंपनी ही है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं, ठीक है, एएमसीए के बारे में, यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में जो बनाया जाएगा इन दोनों कंपनियों के द्वारा। अब देखिए ये 5th जनरेशन, ये क्या है, 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट है, यानी 5वीं जनरेशन है स्टील्थ फाइटर जेट का। अब स्टील्थ फाइटर जेट क्या होता है, जो रडार के, ठीक है, रडार के रेंज में ना आए। ठीक है, रडार के रेंज में नहीं आए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टील्थ फाइटर जेट बोलते हैं। तो ये रडार के रेंज में नहीं आएगा, दुश्मन के एरिया में जाके वापस आ जाएगा, फिर भी दुश्मन इसको नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, अब इसको डिजाइन किसने किया है, डीआरडीओ ने किया है, और डीआरडीओ का एक अंग है जिसको हम लोग एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के नाम से जानते हैं। क्लियर पॉइंट। फीचर क्या है, इसकी फीचर स्टील्थ टेक्नोलॉजी है। किसकी बात कर रहा हूं, इस एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूं। इस एयरक्राफ्ट का फीचर क्या है, स्टील्थ टेक्नोलॉजी है, यानी कि दुश्मन के एरिया में जाके वापस भी आ जाएगा, दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, एडवांस एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज हैं, यानी कि लड़ाई के सारे इक्विपमेंट, हथियार इस पे शामिल है। क्लियर है। उसके बाद फुल्ली इंडिजिनस डिजाइन है, यानी कि पूरी तरीके से भारतीय रूप से डिजाइन किया गया है, यानी भारतीयों का रॉ मटेरियल लगा है, भारतीयों का सारा इसमें जो भी इक्विपमेंट वगैरह लगे हैं, बाहर से हमने कुछ भी इसको बनाने में इंपोर्ट नहीं किया है। ये सारी की सारी चीजें हैं। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। और इसका पर्पस क्या है, डेफिनेटली रडार
इवेजन यानी रडार को धोखा दे देना, दुश्मन के रडार को धोखा दे देना और दुश्मन के एरिया में जाके बमबारी जो कुछ भी करना है करके आ जाना, इसका मेन मकसद है। ठीक है, यानी रडार से बचाव और बेहतर युद्ध तत्परता इसकी क्वालिटी में हम लोग देखते हैं। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां तक? चलिए आगे देखते हैं, इस प्रोजेक्ट का डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, यानी कि ये एएमसीए को बनाने में 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये क्लियर किया गया है हमारे सीसीएस ने 2024 के मार्च में ही इसको क्लियरेंस दे दिया था कि हाँ हम ये बनाने वाले हैं। डिसीजन आ गया था, डिजाइन तैयार कर दी गई थी, अब बोली लगनी बाकी थी, तो बोली भी लग रही है, जिसमें बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और लार्सन एंड टर्बो कंपनी ने बिड किया है। ठीक है बच्चे, फुल्ली स्किल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट यानी कि हर तरीके से जब तैयार हो जाएगा, ठीक है, तब इसको चेकवर्क किया जाएगा। बिल्ड इन 5 प्रोटोटाइप्स यानी कि 5 सालों में 5 तरीके से, इसके 5 सालों में 5 बनाए जाएंगे, यही इनका मेन मकसद है। ठीक है, विद कंप्लीट फुल डिजाइन, टेस्टिंग, प्रोडक्शन रेडीनेस, यानी सब कुछ तैयार हो के रख दिया जाएगा आने वाले 5 सालों के अंदर में। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, क्यों हम लोग ये बना रहे हैं? ठीक है, पहला तो आप लोगों ने देखा कि लार्सन एंड टर्बो ये पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो कि एंट्री मार रही है। तो प्राइवेट कंपनी के किसी भी एग्रीमेंट में एंटर करने से याद रखना, जो एडवांसमेंट तो आती ही आती है। ठीक है, यानी कि प्राइवेट कंपनियां क्या करती हैं, देखिए ज्यादा ज्यादा आप लोगों को सहूलियत देने की कोशिश करती हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आती हैं ताकि अपनी सर्विसेज को बेहतर कर सकें और मार्केट में अपना नाम बना सकें। जैसा कि देखिए लार्सन एंड टर्बो ने बढ़िया किया है, तभी तो इसको यहाँ पे शामिल कर दिया गया है। तो पहली बार ऐसा कोई प्राइवेट कंपनी को यहाँ पे एंट्री मिली है। ठीक है, इससे हमारा आत्मनिर्भरता बूस्ट होगा। आत्मनिर्भर भारत जो हम लोगों ने अपना एक अभियान शुरू किया था, उस अभियान में हम लोगों ने स्वदेशी चीजें बनाने की कोशिश की थी, और स्वदेशी ही तो है ये। ठीक है, एएमसीए स्वदेशी है, पूरी तरीके से स्वदेशी है, भारत के अंदर बनाया जा रहा है, इसके इक्विपमेंट भारत में ही बनाए जा रहे हैं। तो ये आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी काफी ज्यादा आगे बढ़ाता है। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेंथनेस इंडिया स्ट्रेटेजिक डिफेंस, इंडिया के डिफेंस सेक्टर को काफी ज्यादा स्ट्रांग बना रहा है। ऑफकोर्स ये तो स्ट्रांग है ही। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं तो लार्सन एंड टर्बो और बेल कंसोर्शियम सिग्नल है एक लैंडमार्क शिफ्ट इन इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत ही बड़ा चेंज देखने के लिए मिल रहा है, और ये चेंज क्या है कि पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी ने एंट्री किया है किसी इस तरीके के एग्रीमेंट में। ठीक है, और जैसे ही प्राइवेट कंपनियां एंट्री करेंगी तो और भी बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी बिडिंग करने के लिए, जिनके पास बहुत पैसा होगा, बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी होंगी। तो भारत का जो डिफेंस सेक्टर है ना, बहुत ज्यादा मजबूत होगा इस तरीके से। ठीक है बच्चे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट लिया जा रहा है हमारे भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की बात कर लेते हैं। हिंद महासागर, जाहिर सी बात है भैया, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है तो इंडिया का यहाँ पे मेन रोल दिखाई देने वाला है। ठीक है, तो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का जो 8th एडिशन है वो कंडक्ट किया गया था फरवरी के अंदर में, जो आज तक अभी तक जिसके पॉइंट्स को काफी ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है बच्चे, चलिए तो यहाँ पे 8th एडिशन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, 8th एडिशन किसकी? इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की। ठीक है बच्चे, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का 8वां एडिशन हो चुका है। ठीक है, जिसकी थीम की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो हमारा थीम कौन सा रहने वाला है? वॉयज टू न्यू हॉरिजन ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप, यानी जितने भी हिंद महासागर वाले रीजन में, ठीक है, इंडियन ओशन के रीजन में जितने भी कंट्रीज हैं, वो सब की पार्टनरशिप का एक नया यात्रा शुरू हो रही है, एक नया दौर शुरू हो रहा है इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। यही इसका थीम है, और ये कहां पे किया गया था? मस्कट में। मस्कट कहां पे है? ओमान में। ठीक है बच्चे, मस्कट कहां पे है? ओमान में। ठीक है बच्चे, मस्कट में किया गया था, और मस्कट आपका ओमान में है। अब यहाँ पे इंडिया का रोल बहुत ज्यादा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि देखो इंडिया का प्रेजेंस बहुत ज्यादा है इंडियन ओशन के अंदर में, तो डेफिनेटली बहुत सारी कंट्रीज का उम्मीद भी है, बहुत सारी कंट्रीज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर भी देख लेती हैं भारत को। और डेफिनेटली यार ये इंडियन ओशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पूरे वर्ल्ड का 40% ट्रेड, ठीक है, 40% ट्रेड जो है यहीं से ही होता है। उसके बाद 80% जो ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो इंडियन ओशन से ही किया जाता है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है यार, यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंस है इंडियन ओशन की। ठीक है बच्चे, तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। अब देखिए कॉन्फ्रेंस क्या कहता है, ग्लोबल एंड रीजनल कॉन्टेक्स्ट में इस कॉन्फ्रेंस की अगर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये इंडियन ओशन जो है एक ग्लोबल लाइफलाइन है, किसके लिए? ट्रेड के लिए, एनर्जी के लिए, कनेक्टिविटी के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया जस्ट थोड़ी देर पहले ही कि 40% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड यहीं से होता है, इंडियन ओशन से ही, और 80% ऑयल वगैरह का एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडियन ओशन से ही किया जाता है। तो ये ट्रेड के लिए एक लाइफलाइन की ही तो बात कर रहा है, ट्रेड के लिए एक लाइफलाइन ही तो है। अब देखिए उसके बाद लेकिन चैलेंजेस क्या आते हैं, इतना अब हमें क्यों ध्यान देने की जरूरत है, ये इतना बड़ा बड़ा कॉन्फ्रेंस करने की क्यों जरूरत है? देखिए हम मीटिंग करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं तो दो चीजों के लिए, आगे क्या बढ़िया करना है उसके लिए, और जो खराब हो रहा है, थ्रेट्स हैं, चैलेंजेस हैं, उसको ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे थ्रेट्स और चैलेंजेस क्या हैं देख लेते हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स इन वेस्ट एशिया, ठीक है। देखिए वेस्ट एशियन नेशंस हैं, आपका हिंद महासागर में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, मतलब मेरा वर्चस्व तो मेरा वर्चस्व, इस तरीके की चीजें यहाँ पे चलती रहती हैं। इंडो पैसिफिक टेंशन ऑलरेडी बढ़ा पड़ा है। इंडो पैसिफिक रीजन में आप देखना, जो चाइना है वो अपना दबदबा बनाकर रखना चाहता है और थोड़ा बहुत सक्सेसफुल भी हो रहा है वो। ऊपर से यूएसए चाइना का दबदबा नहीं बनने देना चाहता है, तो चाइना भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग कंट्रीज जिस तरीके से वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही हैं और समुद्र में, ओशन में जो रिसोर्सेज है उनके लिए लड़ाई लड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इन सारी टेंशन पे बातचीत करने के लिए कॉन्फ्रेंस की जरूरत पड़ी थी, ठीक है। डेट की बात कर लेते हैं, क्राइसिस की बात कर लेते हैं, वीक कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। अब इतना ज्यादा मतलब वहां पे टेंशन चल रहा है कि कनेक्टिविटी, अब हर जगह किसी ना किसी का पोस्ट लगी हुआ है, हर जगह किसी ना किसी का चेक पोस्ट है, तो कनेक्टिविटी तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो होने वाली है भाई, सीधी सीधी बात है, ठीक है। मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है, समुद्री सुरक्षा है, वो खतरे में पड़ी रहती है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज की नजर टिकी पड़ी रहती है इंडो पैसिफिक रीजन में और इंडियन ओशन में। तो डेफिनेटली उन सारे खतरों से निपटने के लिए हमें इस तरीके की कॉन्फ्रेंस की जरूरत पड़ी, और ये कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने किया। किस किस कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे फिशिंग राइट्स पाना चाहती हैं, कौन कौन सी कंट्रीज का फिशिंग राइट्स यहाँ पे ऑलरेडी है, यानी मछली पकड़ने का अधिकार है, और कौन कौन सी कंट्रीज के पास मछली पकड़ने का अधिकार नहीं है। ये सारी की सारी चीजों पे बातचीत की जाती है। ट्रैफिकिंग की बात करें, ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है, जो इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह स्मगलिंग किया जाता है, पकड़ के दबा के भर भर के टैंकरों में एक कंट्री से दूसरी कंट्री लेके जाया जाता है। ये भी एक समस्या है इंडियन ओशन की और इंडो पैसिफिक रीजन की। उसके बाद टेररिज्म भी फैलाया जाता है भाई साहब, बहुत सारे ऐसे नेशन है जो कि जानबूझ के इस एरिया में टेररिज्म फैलाते हैं। तो इन सारी समस्याओं पे बात करने के लिए, इन सारी समस्याओं का सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए अब देख लेते हैं भारत का योगदान क्या है, क्योंकि भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो भारत का योगदान हमारे लिए जानना जरूरी है। भारत कभी भी याद रखना, एशियन नेशन, एशियन क्या, हम जो और भी जो यूरोपियन नेशंस की बात कर लो या कोई भी नेशन की बात कर लो जो एशिया से बाहर के भी हैं, भारत हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। और ये तो खैर हमारा इंडियन ओशन रीजन की ही बात हो रही है, तो डेफिनेटली भारत सपोर्ट में रहेगा। तो देख ले तो थोड़ा बहुत भारत का कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहने वाला है। जैसे भारत ने $4 बिलियन की हेल्प दी थी श्रीलंका को, जब श्रीलंका डूब चुका था, बर्बाद हो चुका था, तो उसकी परिस्थिति से उसको उभारने के लिए ये पैसा दिया गया था, मदद दी गई थी भारत के द्वारा श्रीलंका को, याद रखेगा, ठीक है। उसके बाद डिजास्टर रिस्पांस की बात कर लेते हैं, तो यमन हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, तुर्की हो गया। जब जब भूकंप आए, जब जब सुनामी आई है, अभी तुर्की में भूकंप आया तो था, तो भारत ने कितना हेल्प भेजा था, ठीक है। यमन में भूकंप आया था, भारत ने कितनी हेल्प भेजी थी, ठीक है। नेपाल, श्रीलंका यहां तो भेजता ही रहता है। तो जो भारत है बहुत ज्यादा हेल्प भेजता रहता है। अगर डिजास्टर आ जाता है किसी कंट्री में, तो नेचुरल कैलामिटीज की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्लूरलिस्टिक फ्रेमवर्क की बात कर ले, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर, बहुत सारी कंट्रीज के साथ इकट्ठा भी वो मिलकर काम करता है। जैसे क्वाड की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वाड एक ग्रुप है 4 कंट्रीज का, जिसमें आपका यूएस आ गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आ गया, जापान उसके बाद आ जाएगा आपका, और जापान के बाद इंडिया है ही, ठीक है। तो ये 4 कंट्रीज का एक ग्रुप है क्वाड, जो कि क्यों बनाया गया था, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के बढ़ते हुए वर्चस्व को रोकने के लिए, बढ़ते हुए दबदबा को रोकने के लिए किया गया था, ठीक है। तो ये ग्रुप इस तरीके से काम करता है
कि इंडिया इंडिया इनका मेंबर है और इंडिया इनके साथ मिलकर के ये पूरे रीजन की सुरक्षा की बात करता है, ठीक है। उसके बाद RECAAP, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ग्रुप है जो कि समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए बनाया गया था, तो इंडिया का इसमें भी रोल आता है। मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं, समुद्री सुरक्षा की बात कर लेते हैं, तो भारत का बहुत ज्यादा यहां पे रोल बढ़ जाता है। क्लियर पॉइंट, यहां पे फ्यूजन सेंटर खोल रखे हैं भारत ने, रडार भारत ने लगा रखे हैं कि कोई ऐसा थ्रेट या फिर दुश्मन वगैरह आता है तो रडार, भारत के रडार की रेंज में आए तो हम उसको दूर से उड़ा दें, तो सिक्योरिटी के मामले में भी पूरा काम करता है। और व्हाइट शिपिंग की बात कर लेते हैं, तो व्हाइट शिपिंग क्या होती है, जो कॉमर्शियल शिप्स होते हैं ना, जो कॉमर्शियल शिप्स होते हैं, ठीक है, उनका आदान प्रदान क्या कहलाता है, ठीक है, व्हाइट शिपिंग कहलाता है। तो इसमें भी भारत का बहुत ज्यादा रोल रहने वाला है। उसके बाद वियतनाम, मॉरिशस, ठीक है, मोजाम्बिक, श्रीलंका की नौसेनाओं को प्रशिक्षण देता है, ट्रेनिंग देता है भारत। आपने देखा कई ऐसे न्यूज में आती रहती है, मिलिट्री एक्सरसाइज, एयरफोर्स नेवी की जो एक्सरसाइजेस हैं अक्सर आती रहती हैं, ठीक है, जिनमें भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, वायुसेना उनकी हेल्प कर रही होती है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में देखें, ठीक है, तो ये IORA हो गया, बिम्स्टेक हो गया, IONS हो गया, IOC हो गया, ठीक है, तो इन सारे ग्रुप में भी, इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस में भी इंडिया बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। यानी ओवरऑल ये कि इंडिया को जब भी जरूरत पड़ती है कंट्रीब्यूशन देने की, तो इंडिया पीछे नहीं हटता है, इंडिया हमेशा इन सारी चीजों में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। ठीक है बच्चे, चलिए अब बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, इसकी शुरुआत कब से हुई थी और क्यों की गई थी, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, याद रखेगा। तो ये इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2016 में शुरुआत की गई थी और जो पहला था सिंगापुर में किया गया था और रीजनल कॉपरेशन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। ठीक है, रीजनल कॉपरेशन, रीजनल कॉपरेशन, कहां पे रीजनल कॉपरेशन की बात कर रहा है ये, याद रखना, तो इंडियन ओशन में, ठीक है, इंडियन ओशन में रीजनल कॉपरेशन की बात कर रहा है। तो इंडियन ओशन में रीजनल कॉपरेशन को बढ़ावा देने के लिए ये कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट किया गया था। कंक्लूजन में, ठीक है, ये डेफिनेटली हमारे मैरीटाइम पार्टनरशिप को स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि यहाँ पे आके हर एक कंट्री अपने अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है, हर एक कंट्री अपने अपने प्लानिंग्स को डिस्कस करता है, फ्यूचर विजन को डिस्कस करता है, जिसकी वजह से डेफिनेटली यहाँ पे तो सिक्योरिटी तो मजबूत होने ही वाली है और डेफिनेटली होगी। ठीक है, रीजनल स्टेबिलिटी की बात करता है, यानी कि युद्ध नहीं होते इस रीजन में ज्यादा, अगर ये लोग, ये कॉन्फ्रेंस होता रहे तो प्रॉब्लम्स क्योंकि उस कॉन्फ्रेंस में ही सॉल्व हो जाएगी, जो भी चिंताएं हैं उस कॉन्फ्रेंस में ही खत्म हो जाएंगी। तो एक कंट्री इस रीजन का, उसी रीजन के दूसरे कंट्री से क्यों युद्ध करेगा, तो स्टेबिलिटी आपकी बनी रहती है। ठीक है बच्चे, ये इंडिया की लीडरशिप दिखाता है इंडियन ओशन में, इंडिया की लीडरशिप दिखाता है, यानी इंडियन ओशन में अभी सबसे इंपॉर्टेंट भैया इंडिया ही है। ठीक है, जाहिर सी बात है, तो इंडिया की लीडरशिप को भी यहाँ पे शोकेस करने का मौका मिलता है भारत को। ठीक है बच्चे, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी हो जाता है। चलिए अगला आर्टिकल आता है जगदीश चंद्र बोस, JC बोस ग्रांट। ठीक है, तो हमारे एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जगदीश चंद्र बोस, उनके नाम पे जगदीश चंद्र बोस ग्रांट यानी कि अनुदान, जो ग्रांट दिया जाता है ना, एड दी जाती है, अनुदान लॉन्च किया गया है, शुरू किया जा रहा है, तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूज में। अब देखिए न्यूज में क्यों है ये जगदीश चंद्र बोस यानी JC बोस ग्रांट, क्यों न्यूज में है, क्योंकि अनुसंधान, द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF, जिन्होंने लॉन्च किया है JC बोस ग्रांट, यानी कि JC बोस ग्रांट का मतलब क्या है, JC बोस ग्रांट। क्लियर पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है JC बोस ग्रांट, इसका मतलब ये है कि जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक होंगे, जो सीनियर सिटीजन वैज्ञानिक होंगे, सीनियर वैज्ञानिक होंगे, साइंटिस्ट होंगे, उनको क्या दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी, फाइनेंशियल एड दी जाएगी, फाइनेंशियल हेल्प दी जाने वाली है। ठीक है बच्चे, यहाँ पे याद रखें, आप फाइनेंशियल हेल्प दी जाने वाली है। अब देखिए ये जगदीश चंद्र बोस कौन थे और क्या इनका काम था और क्यों फेमस है और क्यों इनके नाम पर ये दिया जा रहा है, सबके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, तो न्यूज तो आपने देख लिया, क्योंकि JC बोस ग्रांट
शुरुआत की गई है और किस संस्थान के द्वारा? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। इसका मकसद क्या है? ये ग्रांट क्यों दिया जाएगा? ये ग्रांट दिया जा रहा है सीनियर सिटीजन साइंटिस्ट को दिया जाएगा पैसा, इंजीनियर्स को दिया जाएगा पैसा, जो आउटस्टैंडिंग रिसर्च एंड सपोर्ट कटिंग एज, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं और एक मतलब लगे हुए अंधाधुन, और वो सारे साइंटिस्ट जो अच्छा खासा काम कर चुके हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो साइंटिस्ट को अगर हम लोग पैसे देते हैं, वो साइंटिस्ट को ऐड देते हैं, अनुदान देते हैं, तो डेफिनेटली वो एकदम चिंता मुक्त होकर रिसर्च करेगा यार, टेंशन फ्री होकर रिसर्च करेगा। तो सोचो इंडिया के लिए कितनी बड़ी बात होगी, कितना टैलेंट उभर के आएगा और कितने इनोवेशंस उभर के आएंगे यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे JC बोस, जगजीत चंद्र बोस ग्रांट को शुरुआत की गई है। ठीक है बच्चे, यहाँ पे चलिए अब देखते हैं यहाँ पे अबाउट द ग्रांट। ठीक है, अबाउट द ग्रांट की बात कर लेते हैं, ग्रांट क्यों दिया जाता है और क्या क्या चीज की जा रही है। ठीक है, अब देखिए जो ग्रांट है वो सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा, सीनियर इंडियन साइंटिस्ट को दिया जाएगा, सीनियर इंडियन साइंटिस्ट को दिया जाएगा, याद रखना। ठीक है, साइंटिस्ट को दिया जाएगा, क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। और क्यों दिया जाएगा? जिसने एक्सीलेंस किया हो, ठीक है, एक्सीलेंट वर्क किया हो, ठीक है, वर्क इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छा काम किया हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे पैसा देने वाले हैं, अनुदान देने वाले हैं, ताकि वो रिसर्च करता रहे, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। अब इसमें फंड कहां से जाएगा और फंड कौन कौन सा होगा, याद रखिएगा। तो इसमें 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, कितने? 25 लाख रुपए दिए जाएंगे एनुअली 5 साल तक। ठीक है, 25 लाख रुपए दिए जाएंगे एनुअली 5 साल तक, ताकि आप लोग क्या करो, टेंशन फ्री हो जाओ। ठीक है, टेंशन फ्री होके अपना रिसर्च करते रहो। उसके बाद 1 लाख एनुअल ओवरहेड भी दिया जाएगा आपके संस्थान को, इंस्टीट्यूशन को। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए, अब ये कौन है? जगदीश चंद्र बोस साहब, जिनके बारे में इतना सब कुछ किया जा रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता देना चाहता हूं। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ रेडियोलॉजी भी कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ रेडियोलॉजी भी कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, फादर ऑफ रेडियोलॉजी भी कहा जाता है, रेडियोलॉजी भी कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, देखिए मैक्रोनी को रेडियोलॉजी के लिए मिला है, मतलब सम्मान काफी ज्यादा मिला है, काफी ज्यादा फेमस हो गया वो बंदा। ठीक है, ये फेमस नहीं हो पाए तो क्या होगा? ठीक है, तो इंडिया में इन्हें फादर ऑफ रेडियोलॉजी ही कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि रेडियोलॉजी की खोज इन्होंने कर दी थी और काफी पहले ही कर दी थी। ठीक, 19वीं शताब्दी चल रही थी तभी इन्होंने खोज कर डाली थी, याद रखिए। ठीक है, ये जगदीश चंद्र बोस वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहली बार बताया था कि भैया पौधे भी सांस लेते हैं, पौधे के दिल भी धड़कते हैं, पौधे भी हमारी तरह मायूस होते हैं, खुश होते हैं। और ऐसा करने के लिए इन्होंने अपने ऑफिस में 2 कॉर्नर बनाए, एक तरफ इन्होंने 20-25 पौधे लगा दिए और दूसरी तरफ भी 20-25 पौधे लगा दिए। और दोनों तरफ जाते थे जब सुबह उठ के, तो एक तरफ जाते थे तो गाली वाली देते थे, डांट वाट लगाते थे पौधे को, और दूसरी तरफ जाते थे तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो, हेलो, हाउ आर यू करके ग्रीट करते थे, मतलब मस्ती किया करते थे। और 2-2.5 महीने के बाद उन्होंने देखा जिन पौधों को गाली पड़ती थी, जिन पौधों को डांट पड़ती थी, वो पौधे मुरझा चुके हैं, और जो पौधे जिनके साथ बातचीत की जाती थी, अच्छे रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश की जाती थी, वो पौधे आज भी खिले हुए हैं। जिस वक्त, जिस दौर में यहां क्लाइमेट चेंज की बात तक नहीं की जाती थी, उस दौर में जगदीश चंद्र जी ने यह साबित कर दिया था कि प्लांट्स में और एनिमल्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों सांस लेते हैं, दोनों धड़कते हैं, और दोनों की इंपॉर्टेंस इस अर्थ पे, इस इकोसिस्टम में बराबर की ही है। इसलिए इंपॉर्टेंट है जगदीश चंद्र जी, और इसीलिए इन्हीं के नाम पर, ठीक है, जगदीश चंद्र ग्रांट दिया जा रहा है। ठीक है बच्चे, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे आपके लिए और क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। अब देखिए जगदीश चंद्र के बारे में बाकी सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, इनका जन्म 1858 को बंगाल प्रोविंसेस, बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। क्लियर पॉइंट। अब इनकी लेगेसी को देखते हुए, इन्होंने इतने इंपॉर्टेंट काम किए, इन सब चीज को देखते हुए, ठीक है, 1917 के अंदर में एक संस्थान बनाया गया इनके नाम पे, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, बोस इंस्टीट्यूट कलकत्ता, बोस इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब देखिए रेडियो एंड माइक्रोवेव ऑप्टिक्स पे इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, डेमोन्स्ट्रेटेड वायरलेस कम्युनिकेशन इन 1895। जब आज की डेट में आप मोबाइल वगैरह की बात कर रहे हो ना, तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन 1895 में ही, ठीक है, जगदीश चंद्र साहब ने, देखिए
ढूंढ के दे दिया था हमको कि भैया देखो, आप और मैं दूर खड़े होकर बिना तार के भी बात कर सकते हैं। ये उस टाइम की बात है यार, जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने काम तो किया है लेकिन अपने काम को पेटेंट नहीं करवाया। इन्होंने ये पेटेंट नहीं करवाया कि इन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन का तरीका ढूंढ लिया, तो जगदीश चंद्र ने उसके बावजूद भी पेटेंट नहीं करवाया, क्योंकि इनका यह मानना था कि नहीं, शिक्षा पर सभी का अधिकार है भाई, शिक्षा बराबर मिलनी चाहिए। और अगर ये पेटेंट करा लेते तो कोई भी उसको नहीं पढ़ा सकता था, कोई भी उसको यूज नहीं कर सकता था, सिर्फ यही कर सकते थे। लेकिन ये चाहते थे कि इनकी टेक्नोलॉजी को, वायरलेस कम्युनिकेशन को, जो कि 1895 में इन्होंने ढूंढ डाली थी, को सभी इस्तेमाल करें, मानवता का भला हो उस चीज से, और हर कोई आगे बढ़े, हर एक देश आगे बढ़े। तो बहुत मतलब सोच समझ कर इन्होंने पेटेंट ना करवाने का इरादा किया था और पेटेंट नहीं ही करवाया था। और वही देखिए, मैक्रोनी जैसे लोग आए और पेटेंट करवा के कितने अमीर बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मैंने प्लांट का बताया कि प्लांट रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलस को लेकर, वो सारी की सारी चीजें इन लोगों ने यहां पे बता दी थी। और 1902 के अंदर में लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में इन्होंने बात कर दी थी। ठीक है, ये एक बहुत बड़े इनोवेटर थे, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स इन्होंने बनाए। अर्ली साइंस फिक्शन राइटर भी हैं, जो निरुद्देश्वर काहिनी एक किताब लिखी गई है साइंस के ऊपर, जो कि इन्होंने ही लिखी है, जो कि एडवोकेट करता ओपन साइंटिफिक वुमेन इंक्लूजन। और ये बोलते हैं कि देखो, साइंस में, विज्ञान में औरतों का ज्यादा जरूरी है होना। देखिए, अगर आप लोग इतिहास उठा के देखो तो जितनी औरतों को मौका मिला है पढ़ाई लिखाई करके कुछ करने का, तो उन्होंने अपने आप को साबित किया है भाई साहब, किया है। सरोजिनी नायडू को देख लो, किरण बेदी को देख लो, कल्पना चावला को देखो, जिनको भी देख लो, तो मौका मिला है तो उन्होंने प्रूव करके दिखाया है। तो जगदीश चंद्र जी का यही कहना था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वुमेन्स को, औरतों की भागीदारी को बढ़ाने की कोशिश करो, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। ठीक है, तो कंक्लूजन में देखें तो ओवरऑल कंक्लूजन एट द एंड ऑफ द डे मैं कंक्लूड यही करना चाहूंगा कि जो हमारे जगदीश चंद्र बोस जी हैं, उनकी लेगेसी को भारत सरकार को मेंटेन करते ही रहना चाहिए, क्योंकि वो एक इंस्पिरेशन है हमारी आने वाली यूथ के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। और नो डाउट सरकार कर भी रही है, और इस तरीके ग्रांट्स दिया जा रहा है, ताकि लोग उनके नाम पर ग्रांट ले रहे हैं तो डेफिनेटली उनको जनरेशन टू जनरेशन याद रखने वाले हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखते हैं। अगला, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक आर्टिकल है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नेशनल यानी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, अब ये न्यूज में क्यों है? तो न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसके कार्यकाल को 3 साल और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, देखिए इसका जो टेन्योर था, इसका जो कार्यकाल था, वो लगाया गया था 31 मार्च 2025 तक। ठीक है, 31 मार्च 2025 तक इसका कार्यकाल था, लेकिन इसको बढ़ा करके 31 मार्च 2028 तक का कर दिया गया है, इसीलिए काफी ज्यादा न्यूज में आ रहा है। ठीक है, और इसको बढ़ा तो दिया गया है 3 साल के लिए, इसको फंड भी अलॉट कर दिया गया है 50.91 करोड़ का। ठीक है, कितना फंड? 50.91 करोड़ का फंड भी अलॉट कर दिया गया है, सरकार ने दे दिया है। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखते हैं कि ये नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी है क्या और ये क्या काम करता है। ठीक है, देखिए अगर मुझसे कोई पूछेगा कि हमारे देश के लिए सबसे बड़ा काम कौन करता है, सबसे अच्छा काम कौन करता है, तो मैं तो साफ कहूंगा भैया, सफाई कर्मचारी सबसे बड़ा काम और सबसे अच्छा काम करता है हमारे देश के लिए। वही है कि हमारा देश साफ सुथरा होता है, वही है कि हमारे पार्क साफ सुथरे रहते हैं, वही है कि नालों में नाक बंद करके घुसते हैं और सफाई करते हैं, ताकि हमारा शहर सुरक्षित रहे, साफ सुथरा रहे। और ऐसे सफाई कर्मचारियों को सम्मान देने की जरूरत थी, इसीलिए यहां पे नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन का गठन किया गया 1994 के अंदर में। देखिए एक्ट तो 1993 में ही बन गया था। ठीक है, सफाई कर्मचारी अधिनियम जो है, ठीक है, सफाई कर्मचारी एक्ट जो है आपका 1993 में ही बन गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और 1994 में इसको लागू, मतलब पूरा कमीशन बन के सामने आ गया था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डेवलप नेशन है, जैसे कि जापान हो गया, यूके हो गया, वहां पे सफाई कर्मचारी को सफाई कर्मचारी नहीं बोला जाता है, वहां पे इनको हेल्थ वर्कर बोला जाता है। और डेफिनेटली हेल्थ वर्कर बोलना भी चाहिए भाई साहब, क्योंकि देखिए सफाई कर्मचारी हमारी सेहत का ध्यान रखते हैं। आप सोचिए, आप पार्क में बैठे, कचरा फैला हुआ है, नाले यूं
यूं बह रहे हैं, रोड पे कचरा ही कचरा है, मक्खियां भिन भिना रही हैं, तो आपकी सेहत का क्या होगा। तो ये वो सफाई कर्मचारी ही हैं जो कि सफाई करते हैं सड़कों की, रोड की, नाली नालों की, और अपनी चिंता किए बिना। और इनके लिए मिलता क्या है, इनको मामूली सी तनख्वाह मिलती है भाई साहब, बहुत ही कम पैसों में ये लोग काम करने लग जाते हैं, बहुत ही मजबूरी होती है इनको ऐसे काम करने की, वरना कौन ऐसे काम करना चाहता है। तो इनके इस काम को सम्मान देना चाहिए, भारत सरकार को भी कुछ ऐसे नियम लगा देने चाहिए कि इन लोगों को सफाई कर्मचारी ना बुलाया जाए, इन लोगों को हेल्थ वर्कर के नाम से डिनोट किया जाए, ताकि इनको सम्मान मिले। आप देखिए, जैसे ही आप सफाई कर्मचारी की एक इमेज लेके आते हो, तो आपके सामने कैसी इमेज आती है कि गमछा रखा हुआ है, एक मैला सा कपड़ा पहना हुआ इंसान है जो कि अब थोड़ी देर में झाड़ू मारने वाला है। नहीं, हेल्थ वर्कर कह देने से एक ऐसी इमेज आ रही है कि एक सफेद कपड़ा पहना हुआ डॉक्टर टाइप की इमेज आ रही है। और यही करने के लिए, यही इज्जत सम्मान दिलाने के लिए, सोसाइटी में इक्वालिटी लाने के लिए, इनके प्रति, सफाई कर्मचारियों के प्रति यहां पे नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी का गठन किया गया था। और यह सफाई कर्मचारी का गठन सिर्फ 3 साल के लिए किया गया था। कहा गया था कि भैया ये 3 साल के लिए काम करेगा, यानी कि 93 से लेकर के 97 तक काम करेगा, लेकिन काम नहीं बना। अभी सफाई कर्मचारियों को वो सम्मान, मान सम्मान नहीं मिला जो कोई मिलना चाहिए था, तो इसे 3 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर 3 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था। और 2004 में ये जो नेशनल सफाई कर्मचारी अधिनियम था, एक्ट था, इसको खत्म कर दिया गया। ये एक्ट तो खत्म हो गया, लेकिन नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन आज भी चल रहा है। 3-3 साल बढ़ा दिया जाता है। तो जो आखिरी बार बढ़ाया गया था वो 31 मार्च 2025 तक काम करने वाला था, और अभी 2025 में 31 मार्च से बढ़ा करके 31 मार्च 2028 तक इसको कर दिया गया है। और ये सब किया जा रहा है हमारे देश के सफाई कर्मचारियों को स्टेटस बढ़ाने के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए, सोसाइटी में उनको इक्वालिटी दिलाने के लिए, और जो जरूरी भी है। ठीक है बच्चे, तो ये सारा का सारा चीज आपको, जो मैं आपको बता चुका हूं, वही सारी चीजें आप लोग को यहां पे स्क्रीन पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए, ये नेशनल सफाई कर्मचारी, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, ये हमारा 1994 में इसको लागू किया गया था, 1993 में एक्ट पास किया गया था, और इस एक्ट के तरीके उसको लगाया गया था। ठीक है, ये नाउ एक ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में फिलहाल काम करता है, लेकिन जब लागू हुआ था ना, तब स्टैट्यूटरी बॉडी थी। ठीक है, 1994 में ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ करती थी, याद रखना। ठीक है, हुआ करती थी, लेकिन 2004 के अंदर में जब ये एक्ट खत्म हो गया, एक्ट ही खत्म हो गया, ठीक है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी कैसे रहेगी, तो ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई उसके बाद। ठीक है, तो ये आज की डेट में नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी तो है, नो डाउट। ठीक है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन कभी स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ करती थी। ठीक है, और क्यों बनाया गया था इसको, सोशल जस्टिस के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, और सफाई कर्मचारियों को मान सम्मान दिलाने के लिए। ठीक है, अब इसमें मैंडेट क्या किया गया, इनमें रिकमेंड प्रोग्राम किए गए, जो सफाई कर्मचारियों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम किए जाते हैं। ठीक है, उन प्रोग्राम्स को मॉनिटर किया जाता है, जो स्कीम्स वगैरह सफाई कर्मचारियों के लिए आते हैं, उनको मॉनिटर किया जाता है, देखा जाता है, सोचा जाता है, समझा जाता है, यानी एनालाइज किया जाता है हमारी सरकार के द्वारा, इंप्लीमेंटेशन किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, उनकी शिकायतों को सुना जाता है। इस कमीशन के अंदर में सफाई कर्मचारियों को लग रहा है कि उनकी सैलरी टाइम पे नहीं मिली है, उनका प्रोविडेंट फंड खतरे में है, तो वो सारी की सारी शिकायतों को यहाँ पे सुना जाएगा। ठीक है, स्टडी वर्क कंडीशन, कहां पे वो काम कर रहे हैं, जहां पे काम कर रहे हैं सफाई कर्मचारी, वो उसका कंडीशन कैसा है, कहीं खतरा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे नाले में घुस रहे हैं जहां पे मीथेन गैस बन रही हो, सारे सारे कर्मचारियों की मृत्यु हो जाए। इन सारी कंडीशंस पे छानबीन की जाती है। ठीक है, उनका सोशल और इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन को भी ध्यान में रखा जाता है, यानी सोसाइटी में उनका क्या सम्मान है, और किस तरीके से उनका इकोनॉमिक कंडीशन ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है भी कि नहीं, ये सारी की सारी चीजों पे बात की जाती है, और रिपोर्ट पेश की जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है इसी तरीके से रिपोर्ट बनाती है, और उस रिपोर्ट के आधार पर उनके लिए काम किए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं सफाई कर्मचारी कमीशन की। ठीक है बच्चे, अब देखिए, सफाई कर्मचारियों के लिए बहुत सारी ऐसी स्कीम्स भी लॉन्च की गई थी, जिन स्कीम्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करके देखते हैं। ठीक है, देखिए, एक नमस्ते योजना चलाई गई थी 2023 के अंदर में, नमस्ते योजना चलाई गई थी, जिसमें क्या कहा गया था कि जो सफाई होगी ना भाई साहब, वो मशीनों के जरिए तेजी से होगी, यानी मशीनों का इस्तेमाल सफाई में ज्यादा किया जाए, बजाय उसके कि हाथ का इस्तेमाल किया जाए। अब बेचारे हाथ से सफाई करते हैं, फिनाइल विनाइल से उनके हाथ बेचारे को खराब हो जाते हैं, कई सारे ऑफिस में ऐसे काम किए जाते हैं भाई साहब। ठीक है, या देखिए, उनके लिए सेफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, रिहेबिलिटेशन ऑफ हजार्डस वर्कर्स। ठीक है, जो जिन वर्कर्स का नुकसान हो गया, हाथ पैर चले गए हैं काम करते करते, या कोई ऐसा अपंग टाइप के हो गए हैं, ठीक है, तो उनको
सही ट्रीटमेंट दिया जाए, उनको सही तरीके से इलाज किया जाए, उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जाए, ये सारी सारी चीजें की गई थी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद महिला समृद्धि योजना चलाई गई थी, जिसमें कि सफाई कर्मचारी महिलाएं हैं, ठीक है, उनकी हेल्प की जाती है। उसके बाद महिला अधिकारिता योजना चलाई गई थी, यानी कि जो ऑफिसर्स हैं जो थोड़ा ऊंचे पोस्ट पे हैं सफाई कर्मचारियों में, उनको लिए चलाया गया था, ठीक है। ये पे एंड यूज टॉयलेट चलाया गया था, सफाई कर्मचारियों को टॉयलेट बना के दे दिए गए थे। चलो कोई भी यहाँ पे टॉयलेट को इस्तेमाल करेगा, 2 रुपए 5 रुपए आपको देगा, वो उनकी एक्स्ट्रा इनकम के रूप में माना जाता था, ठीक है। सैनिटरी मार्ट्स, ग्रीन बिजनेस, स्वच्छ उद्यमी योजना, ये सारी तरीके की योजनाएं चलाई जा रही थी, किसके द्वारा? चलाई जा रही है हमारी सरकार के द्वारा, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट यहां पे क्या कर सके, सफाई कर्मचारियों की स्थिति को सुधार सके, ठीक है बच्चे। उसके बाद यहां पे देखिए, ठीक है, नेशनल सफाई कर्मचारी एफकेडीसी एपेक्स बॉडी बन गई है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनकॉर्पोरेटेड ऑन 24 जनवरी 1997 को, ठीक है। यानी 1997 को 97 को 3 साल के लिए बनाया गया था, ठीक है, कमीशन। तो 1997 को 3 साल खत्म हो जाता है और उसके बाद यानी 1997 में इसको एक एपेक्स बॉडी बना दिया जाता है, यानी यही पूरे सफाई कर्मचारी जितने भी इंडिया में उनकी देखरेख करेगा, उनके बारे में डिसीजन वगैरह लेगा, ठीक है। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं तो नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन जो है वो बनाया गया ताकि सेफ्टी हो सके, डिग्निटी मेंटेन की जा सके सफाई कर्मचारियों की, उनको इकोनॉमिकली इंप्रूव किया जा सके, ठीक है। सैनिटेशन वर्कर्स का सैनिटेशन सफाई वगैरह जहां पे काम कर रहे वर्कर्स, उस पूरे एरिया की सफाई की बात की है, उनका वर्क कंडीशन को ध्यान में रखा जा सके, ठीक है। पॉलिसीज बनाई जा सके सरकार के द्वारा सफाई कर्मचारियों के लिए, उनके लिए स्कीम्स चलाई जा सके, और जो स्कीम्स चलाई गई है ना उनको प्रॉपर मॉनिटरिंग भी किया जा सके, ऐसा नहीं कि स्कीम बना के आप लोग छोड़ दो, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपके पास आता है प्रलय एंड पिनाका, ठीक है। प्रलय एंड पिनाका हमारे वेपन सिस्टम है, याद रखिए, प्रलय एंड पिनाका, ठीक है। इंडिया के टैक्टिकल्स आर्सेनल्स हैं, यानी कि प्रलय एंड पिनाका भारत के सामरिक शस्त्रागार हैं, यानी कि बहुत बड़े हथियारों के रूप में हम लोग इनको लेकर आए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रलय और पिनाका होता क्या है। ये न्यूज में इसलिए आए हैं क्योंकि प्रलय एंड पिनाका 26 जनवरी की जो परेड हुई थी हमारी 2025 वाली, उस दिन अनाउंस किया गया था कि प्रलय और पिनाका नाम के हमारे हथियार शोकेस किए जा रहे हैं, यानी उनको दुनिया के सामने रखा जा रहा है, और इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है हमारे इंडियन डिफेंस सिस्टम में, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं प्रलय क्या है। तो प्रलय और पिनाका दो अलग अलग हथियार, याद रखना, ठीक है। तो प्रलय एक मिसाइल है, याद रख लेना, ठीक है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है प्रलय, और जो कैनिटराइज है और क्विक डिप्लॉयमेंट है। तीनों टर्म्स को समझते हैं। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, एक होती है क्रूज मिसाइल ऐसे करके थोड़ा नीचे नीचे जाती है, बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे करके यूं जाती है। तो जब ऐसे करके यूं जाती है ना, ठीक है, तो काफी हाइट तक जाती है। तो बैलिस्टिक मिसाइल काफी ऊपर तक वार करती है और क्रूज मिसाइल थोड़ा नीचे तक वार करती है। तो एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ये बात याद रखना। कैनिटराइज का मतलब क्या होता है, इसको छोटे छोटे कैप्सूल में बंद करके कहीं भी लेके जाया जा सकता है, यानी कि इनको क्विक डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है, यानी इसको ट्रक में भी रख के कहीं भी लेके जा सकते हो, इतना इजीली इसको मूव किया जा सकता है। 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक का इसका रेंज है, और 50 से लेकर के 1000 किलोमीटर तक का ये वेट उठा सकता है, वजन उठा सकता है, ठीक है। गाइडेंस की बात करते हैं तो जीपीएस और आईएनएस के द्वारा इसको गाइड किया जाता है, डायरेक्शंस वगैरह बताए जाते हैं, ठीक है बच्चे। टारगेट की बात कर लेते तो हाई वैल्यू एसेट्स को टारगेट, मतलब हाई वैल्यू एसेट को टारगेट किया, जैसे कि रडार हो गया दुश्मन का, तो उसको भी टारगेट कर सकता है, ठीक है। कमांडिंग सेंटर्स हो गए, कम्युनिकेशंस हब हो गए, ठीक है, आर्टी फील्ड्स हो गए, युद्ध के मैदान हो गए, इन सारों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत ही तरीके से अपना काम करके आता है, दुश्मन का भैया हवैया उड़ा देता है, ठीक है। किसने बनाया है इसको, तो डीआरडीओ ने बनाया है इसको, ताकि भारत की सुरक्षा को मजबूत किया जा सके, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कितने मिसाइलें एक साथ में छोड़ देता है, ठीक है। तो 12 रॉकेट एक साथ में छोड़ देता है, यानी कि 44 सेकंड का लगभग समय लेता है, और कितना 44 सेकंड में 12 ऐसा रॉकेट छोड़ देता है, 12 44 सेकंड में कर देगा, और रेंज इसका 60 से 65 किलोमीटर की हम बात, प्रलय पिनाका की बात कर रहा हूं मैं, प्रलय हो गया, पिनाका की बात कर रहा हूं, ठीक है, याद रखना। और ये टारगेट क्या करेगा, तो इंडियन जो आईएनएस और प्लस फायर कंट्रोल कंप्यूटर मोबिलिटी 8x8 साइज का जो व्हीकल है, इसके ऊपर भी इसको हम लोग लाद के लेके जा सकते हैं, ठीक है। शूट एंड स्क्वाट, यानी अपना फायर कर दो, छोड़ दो अपना टारगेट को, वो मार देगा, ठीक है। पूरा मतलब अच्छी तरह से दुश्मन
को ये तबाह तबाह कर को रख देता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो सप्रेस एनिमी के ट्रूप, कितने भी बड़े तादाद में आ जाओ भैया दुश्मन, ठीक है, ये दुश्मन के पूरे पूरे ग्रुप के ट्रुप को तबाह करने में सक्षम है। इक्विपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्सेटाइल इन वेरिड कॉम्बैट सिनेरियोज, युद्ध के मैदान में अलग अलग तरीके से, अलग अलग युद्ध के मैदान में अलग अलग कंडीशंस में भी ये काम कर सकता है। ठीक है, इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो हमारे भारत में जितने ही हथियार बनते चले जाएंगे, जितने ही वेपन सिस्टम आते चले जाएंगे, मिसाइलें आती चली जाएंगी, अलग अलग रडार्स आते चले जाएंगे, आईएनएस आते चले जाएंगे, उतनी ही हमारे भारत की सुरक्षा बढ़ती चली जाएगी। ठीक है बच्चे, कंक्लूजन की बात कर लेते हैं तो प्रलय एंड पिनाका ये इंडिया की मॉडर्न डिफेंस कैपेबिलिटीज को शो करते हैं, जो बैलेंस करता है प्रिसीजिंग स्ट्राइक एंड एरिया सैचुरेशन ऑफ टैक्टिकल एडवांटेज, यानी कि टैक्टिकल एडवांटेज, यानी मौके का फायदा उठाने के लिए यहां पे दुश्मन है और दुश्मन को हमारे पास हथियार नहीं तो कैसे मारेंगे, तो प्रलय और पिनाका का इस्तेमाल करके हम उस तरीके से मौके का फायदा उठा करके दुश्मन के जो एरिया है, दुश्मन के जो ट्रूप्स है, उन सबको बर्बाद कर सकते हैं। यानी कि हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी डिफेंस के सेक्टर में शो करता है प्रलय एंड पिनाका। ठीक है बच्चे, तो ये आज का सेशन था। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आप लोगों ने छोटे छोटे नोट्स बनाए होंगे। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।